हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आयुष दुबे और मैं आज लेकर आया हूं इतिहास विषय के वैदिक काल को। वैदिक काल में भी ऋग्वैदिक काल की हम बात करने वाले हैं और 10 मिनट में पूरी की पूरी चीजों को समझने वाले हैं भाई। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपकी करके देगा। देखिए भाई, ये बात कब की है, तो ये पूरी की पूरी जो बात है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के सब आसपास की ये पूरी की पूरी बात है। और हम जानते हैं कि इसके पहले भारत के इतिहास में, इतिहास तो पाषाण काल से शुरू होता है, लेकिन उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम पढ़ते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाप्त होने पर जो हमने कार्बन डेटिंग पद्धति से डेट निकाली है, जो 1750 बीसीई के आसपास आती है, 1750 ईसा पूर्व के आसपास आती है, उसके बाद 250 साल यानी 1500 के आसपास हमारा वैदिक युग शुरू हो रहा है। ये जो बीच में 250 साल है ना, ये 250 साल अंधकार युग कहलाएगा, डार्क एज कहलाएगा। कहीं ना कहीं हमें वहां के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये पूरा का पूरा एक महत्वपूर्ण युग है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया है। और अब हम बात कर रहे हैं वैदिक एज, और वैदिक एज में भी ऋग्वैदिक एज यानी एक ऐसा समय, एक ऐसा काल, एज मतलब काल, एक पूरा एरा जिसकी पूरी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। और वेदों में भी सबसे प्रमुख वेद जो है ऋग्वेद से प्राप्त होती है। वही जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, 200 से 250 साल का जो गैप है वो पूरा का पूरा डार्क एज कहला रहा है। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद वैदिक एज का इतिहास हमें मिल रहा है। अब अगर हम बात करें पूरे के पूरे यह ऋग्वैदिक एज या वैदिक एज की, तो देखिए वैदिक एज को ना दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं भाई? यदि हम 1500 से 1000 बीसी की बात करें तो ये अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक पीरियड कहलाता है, जहां पर ऋग्वेद से पूरे इतिहास की जानकारी मिल रही है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल कहलाता है। और बीच में आपको दिख रहा होगा लोहे की कुल्हाड़ी, आयरन एक्स। बस यही तो है, यहीं से चीजें बदल रही है। लोहे की खोज ने न केवल उस समय की अर्थव्यवस्था को बदला, बल्कि अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए उस बदलाव ने वहां की राजनीति, समाज, व्यापार सब कुछ बदल कर रख दिया। और यही कहीं ना कहीं एक विभाजन हमें दिखता है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की ओर। अब वैदिक काल में एक बहुत बड़ा सवाल है, ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आ रहा है और हम ये कहते हैं कि ये आर्यों के आगमन से संबंधित है। आर्य यहाँ पर रहते थे, आर्य यहाँ पर रहने वाली जो खानाबदोश या पशुचारक जो समुदाय हैं वो आर्य हुआ करते थे। अलग अलग इतिहासकार कह रहे हैं कि आर्यों का आगमन जो है अलग अलग स्थानों से हुआ है। जैसे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो वो कह रहे हैं कि आर्य जो है ना आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। मैक्स मूलर कह रहे हैं कि स्टेपीज यानी मध्य एशिया के आसपास से आए थे, ईरान के रास्ते वो भारत पहुंचे हैं। वहीं अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती की, तो वो कह रहे हैं कि तिब्बत के रास्ते आर्य आए हैं। और एसी दास का कहना है कि वो यहीं के थे। तो अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के आगमन से लेकर अलग अलग हमें जो साक्ष्य हैं या अलग अलग तथ्य हमें बताए हैं। आर्य जब आए, अब मान लेते हैं मैक्स मूलर का ही कथन, सभी वैज्ञानिक जो हैं वो आर्य मैक्स मूलर के कथन का ही समर्थन कर रहे हैं और कुछ साक्ष्य भी मैक्स मूलर के कथन का समर्थन कर रहे हैं। जैसे ईरान में वहां पर एक ग्रंथ मिला है ज़िंद अवस्था, जो हमारा ऋग्वेद है, वहां ऋग्वेद में जो देवताओं के नाम है और जो ईरानी ग्रंथ है ज़िंद अवस्था, उसमें जो देवताओं के नाम है वो हमें लगभग समान मिल रहे हैं। इंद्र, मित्र, नासत्य, ये सब। तो इससे पता चल रहा है कि ये ईरान होते हुए ही आर्य आए होंगे। जब ये आए हैं तो ये भारत का जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, जो 7 नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां जिसमें सरस्वती भी शामिल है, जो अब वर्तमान में नहीं है, तो इस क्षेत्र में आकर आर्य बस गए थे भाई। ठीक है, सप्त सैंधव क्षेत्र में वो रहते थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए आए कहां से हैं, तो आने का वही जो मार्ग हमने बताया कि मध्य एशिया से आए हैं। ऐसा इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो ईरानी ग्रंथ है ज़िंद अवस्था, उसमें और जो भारतीय ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें बहुत सारे ऐसे देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, 4 देवताओं के नाम मिलते हैं और दोनों में ही हमें समानता देखने के लिए मिलती है। अब हम बात करें यदि वैदिक काल में, पूरे के पूरे वैदिक काल की, वैदिक एज की अगर हम बात करें, तो शुरुआत में पूरी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पशुचारण पर आधारित है। ठीक है, ये लोग खेती वगैरह उतनी नहीं कर रहे। हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं ना, ये पूरा ऋग्वैदिक एरा चल रहा है। ऋग्वैदिक एरा में वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल भी हम कह रहे हैं, वहां पर खेती हो रही है,
लेकिन अब हमने पढ़ा ना स्टोन एज, जब हम पढ़ते हैं कि भाई मनुष्य जो है वो खाद्य संग्राहक है, धीरे 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 खाद्य जो है धीरे धीरे खेती की शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ खेती सिस्टमेटिक नहीं है। खेती है पर वो अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है। अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? पशुपालन है। और जब पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का आधार है तो आप ये बात समझिए कि पशु के नाम से, जैसे गाय है, गाय ही सबसे मुख्य पशु है, क्योंकि खेती में, या हम कहें कि जो बैल वगैरह होते हैं ना वो खेती में इस्तेमाल होते हैं। अब आज तो हम वर्तमान में आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं, हार्वेस्टर्स आ गए हैं, थ्रेसर्स आ गए हैं, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन पहले तो जो बैल होते थे, जो बैल जोड़ी होती थी, आज भी गाँव में बैल जोड़ी होती है ना भाई, वैसे खेती हुआ करती थी। पशुपालन, गाय जो है वो मुख्य है। गाय की जो आप समझिए गाय का महत्व सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हर वो शब्द जो समाज से जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है, वहां गौ शब्द जरूर मिल रहा है। देखिए जो सबसे धनी व्यक्ति है उसे गोमत कह रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। जो राजा है, कबीले का मुखिया है, जो सरपंच है, ऐसा हम कह सकते हैं, उसे भी गोपति हम कह रहे हैं। जब गायों के लिए युद्ध हो रहा है या गायों की खोज के लिए ये लोग जा रहे हैं तो गविष्टि या गवेषणा जो शब्द है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ऋग्वैदिक काल में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गायों पर ही आधारित है। अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति आज के जैसी ही कहीं ना कहीं हमें पूरा परिवेश या पूरी राजनीति देखने के लिए मिलती है। राजा है, जैसे आज के समय पर राष्ट्रपति हैं वैसे राजा हैं, ठीक है, देश के प्रधान, ये कबीले का प्रधान। राजा की सभा के लिए सहायता के लिए सभा हुआ करती थी, समिति हुआ करती थी। अब सभा और समिति बिल्कुल आज की राज्यसभा और लोकसभा की तरह है। राज्यसभा जो विद्वानों की सभा होती है, ठीक है, जहां पर चर्चा विमर्श हो रहे होते हैं, और लोकसभा जो प्रत्यक्ष नेतृत्व कर रही होती है। वैसी ही चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं है इस टाइम पे। सेना क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कृषि नहीं है। कृषि है लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है। कृषि नहीं है तो स्थायी भूमि वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। भूमि नहीं है, भूमि के लड़ाई झगड़े नहीं है, सेना की जरूरत नहीं है। राजा जो है, बलि नामक एक स्वैच्छिक कर राजा को दिया जाता है, और बलि नामक स्वैच्छिक कर से ही राजा का जीवन यापन हो रहा है। अगर समाज को देखें तो सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार मिलके कुल बना रहे हैं, बहुत सारे कुल मिलके ग्राम बना रहे हैं, कुछ ग्राम आपस में जुड़ जाएंगे तो विश्व बनाएंगे, और बहुत सारे विश्व मिलके जन बना रहे हैं। जन ही सबसे बड़ी इकाई है। जन से फिर जनपद बनेंगे, जनपद से महाजनपद बनेंगे, महाजनपद से मगध बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, और फिर वहां मौर्य साम्राज्य आएगा। यही पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है वो इतिहास में चलता रहता है भाई। एक युद्ध का भी हमें वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध की एक कहानी मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जहां पर आर्य और अनार्यों के बीच में लड़ाई हो रही है। सुदास जो है वो जीत जाएगा। लड़ाई का कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो गुरु हैं, पुरोहित हैं, उनके कारण ये लड़ाई हो रही है। एक पुरोहित जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और इस तरीके की चीजें हैं। क्षेत्र विस्तार भी इसका कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें दशराग युद्ध की पूरी एक जानकारी मिलती है। समाज कैसा है? समाज लचीला है, समाज में समता है भाई। देखिए समतावादी है। जो वर्ण व्यवस्था आ गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, लेकिन पूरी जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित है। यहाँ किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी है भाई। उन्हें शिक्षा का अधिकार है, उपनयन का अधिकार है। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, अलग अलग महिलाएं हैं जो वेद मंत्रों की रचना कर रही हैं। उन्हें सभा और समिति जैसी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी उनको अधिकार है। तो बढ़िया स्थिति है। महिलाएं भी जो है बढ़िया स्थिति में इस समय हमें देखने के लिए मिलेगी। धर्म की बात करें तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इंद्र देव जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इंद्र हैं, फिर अग्नि है, फिर वरुण है। प्रकृति की पूजा जो आज भी हमारी संस्कृति में देखने के लिए मिल रहा है, उसी तरह ये भी जो है प्रकृति की पूजा कर रहे होते हैं। और ये पूरा का पूरा एक वैदिक काल का हमारा कंप्लीट ओवरव्यू हो गया भाई। इस तरीके से वैदिक काल हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप COT PG की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे कोर्सेज नहीं लिए हैं, तो अड्डा 24/7 अब आपके लिए लेकर आया है अल्टीमेट 2.0 बैच, जो 2027 की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है भाई। एक बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, अब ये नया बैच है जिसका नाम है अल्टीमेट 2.0। ये ज्योग्राफी के लिए भी है आपका, और हिस्ट्री के लिए भी ये बैच है। बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए भाई, इस नंबर पर आप फोन लगाइए। बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और यहाँ हम सिस्टमेटिकली पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपको इस बैच पर 45% का ऑफ मिल रहा है यदि आप
कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। आप मेरे कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो है AD22। देखिए यदि आप सिंसियर हैं, पढ़ाई करना ही है, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाना ही है, तो क्यों डिले कर रहे हैं भाई। यही चीज़ों को हम पेड बैच में और भी सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। और कोर्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पेड बैच से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारे पेड बैच में आइए और फिर हम वहाँ पर सिस्टमेटिकली पूरी तैयारी करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।